हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिलेबस इन अ स्नैप। मेरा नाम श्रुति रामभ्या है और आज हम लोग ग्रेड 7 एनसीईआरटी सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर 8 रैशनल नंबर्स पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें इससे पहले मेरे नए व्यूअर्स के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट। हम लोग ग्रेड 7 सीबीएसई मैथ्स की सीरीज को 3 सब सीरीज में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट सीरीज है एक्सप्लेनेशन सीरीज। एक्सप्लेनेशन सीरीज में आप लोगों को हर चैप्टर का, हर कॉन्सेप्ट का एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। सेकेंड सीरीज है एक्सरसाइज सीरीज। एक्सरसाइज सीरीज में आप लोगों को मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। और थर्ड एक स्पेशल सीरीज है जो सिर्फ एग्जाम टाइम पे रिलीज होगी, वो है क्विक रिवीजन सीरीज। क्विक रिवीजन सीरीज की हेल्प से आप लोग एग्जाम टाइम पे बिना कोई टाइम वेस्ट किए कोई भी चैप्टर का फास्ट रिवीजन कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइमस्टैम्प्स इंक्लूडेड है, तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है और सिर्फ उसका एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स होते क्या है ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। फिर पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, यानी कि हमें दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने आते हैं, तो वो कैसे फाइंड करेंगे या वो कैसे करेंगे वो। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, यानी कि रैशनल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। ऑपरेशंस यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर्स के इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले है हम लोग यहाँ पे रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? अ नंबर दैट इज एक्सप्रेस्ड इन p अपॉन q फॉर्म, यानी कि p by q फॉर्म, where p and q are integers and q does not belong to 0। यानी कि क्या कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? एक नंबर जिसे p अपॉन q फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, यानी कि एक नंबर ऊपर है फिर एक नंबर नीचे है, where p and q are integers, यानी कि जो p और q है वो दोनों integers होने चाहिए और q जो है वो इक्वल 0 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए, यानी कि जो नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। 3/4 ये p by q फॉर्म में है, p और q दोनों यानी कि 3 और 4 दोनों इंटीजर्स है और q इज नॉट इक्वल टू 0, q तो 4 है। फिर हम लोग ले सकते हैं 2/5, ये भी p by q फॉर्म में है, 2 और 5 इंटीजर्स है और q इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन जाग रहा होगा, मैं इतना श्योरली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मैंने पहली बार 7th में रैशनल नंबर्स पढ़े थे तब ये क्वेश्चन मैंने सबसे पहले क्लास में पूछा था और मेरे टीचर ने बोला वाह ये लड़की इतने अच्छे क्वेश्चन कहाँ से लेके आती है। तो मैं भी बिलीव करती हूँ कि आप लोग मेरे जैसे हो और आप लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में तो फिर डिफरेंस क्या है। फ्रैक्शन को भी हम लोग p by q फॉर्म में लिखते हैं, तो रैशनल नंबर और फ्रैक्शंस में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपको बताऊंगी कि फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है। तो जो फ्रैक्शंस होते हैं ना वो कभी भी पॉजिटिव ही होते हैं, जो फ्रैक्शंस होते हैं वो कभी भी सिर्फ पॉजिटिव होंगे,
और जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ओके, अभी पॉजिटिव और नेगेटिव इन द सेंस क्या कि जो P और Q है वो नेगेटिव नंबर हो सकता है, यानी कि P जो है वो -2 हो सकता है, Q है वो -4 हो सकता है। ये सारी चीजें रैशनल नंबर में अलाउड है, एप्लीकेबल है। लेकिन अगर ये सारी चीजें अगर आप फ्रैक्शंस में दोगे तो नहीं होगा। फ्रैक्शंस हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। ओके, फ्रैक्शंस हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, उसका जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर रहेगा, वो कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। लेकिन रैशनल नंबर्स में जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी कि P और Q जो है वो इंटीजर्स है, और इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब इंटीजर्स हम लोग यूज कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यही एक डिफरेंस है जिससे हम लोग कह सकते हैं कि भाई फ्रैक्शन और रैशनल नंबर्स का डिफरेंस क्या है। ओके, और इसीलिए मैं आप लोगों को और डिटेल में पढ़ाना चाहूंगी कि पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो अभी कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर एक भी माइनस का साइन है इसका मतलब नेगेटिव, और अगर माइनस का साइन नहीं है तो पॉजिटिव। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जब P और Q रैशनल नंबर में है और उनका सेम साइन है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव, अगर उन दोनों का सेम साइन है तो वो क्या कहेंगे, उसको कहेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर। देखो यहाँ पे डेफिनेशन, व्हेन बोथ P and Q in rational numbers have the same sign, either positive or negative, are called positive rational numbers। यानी कि जो P और Q है उनकी सेम साइन होनी चाहिए, फिर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है इट डजंट मैटर। ओके, अभी यहाँ पे देखो एग्जांपल है 4/5। तो यहाँ पे जो 4 और 5 यानी कि P और Q उसकी साइन क्या है, पॉजिटिव है, दोनों की साइन पॉजिटिव है, इसलिए ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। सेकेंड एग्जांपल है -7/-9। अभी -7/-9 में दोनों साइन क्या है, दोनों साइन नेगेटिव है। तो दोनों साइन नेगेटिव है इसीलिए ये भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अभी आप लोग बोलोगे कि क्यों भाई, अगर दोनों साइन सेम है तो हम लोग इसको पॉजिटिव रैशनल नंबर क्यों ले। तो यहाँ पे मैं आपको इस चीज के पीछे का लॉजिक सिखाती हूँ। लॉजिक क्या है कि -7/9 यानी कि क्या, -7 डिवाइड बाय -9, राइट। -7/-9 यही होता है कि -7 डिवाइड बाय -9। तो अगर माइनस और माइनस यानी कि P और Q दोनों की साइन सेम है, नेगेटिव है, तो हम लोगों ने चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन के रूल में पढ़ा था माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अगर आपने हमारा चैप्टर 4 एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन से चेक कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सीखा था चैप्टर 4 के रूल्स में, सिंपल इक्वेशन के रूल्स में माइनस माइनस प्लस होता है। तो -7 डिवाइड बाय -9 का जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। इसीलिए जो ये रैशनल नंबर है ये भी पॉजिटिव ही होगा। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर। तो नेगेटिव रैशनल नंबर है व्हेन बोथ P and Q in rational numbers have different signs। यानी कि एक रैशनल नंबर को हम लोग नेगेटिव कब कहेंगे, जब P और Q की साइन अलग है, यानी कि P की साइन पॉजिटिव है और Q की नेगेटिव है, या फिर P की नेगेटिव है और Q की पॉजिटिव है। यही दो केस है जिसमें वो रैशनल नंबर नेगेटिव होगा। ओके, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है -5/9। तो इसमें जो P है यानी कि -5 उसका साइन क्या है, नेगेटिव है, और 9Q उसकी साइन पॉजिटिव है, इसलिए ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। फिर सेकंड एग्जांपल में भी सेम है
जो 3 है p है उसकी साइन पॉजिटिव है और -8 q उसकी साइन नेगेटिव है, इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और माइनस की साइन देखते हैं तो बोल देते नेगेटिव है, लेकिन डिपेंड करता है कि p और q की साइन सेम है या डिफरेंट है। ओके, अभी देखते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स होते हैं when the rational numbers formed when numerator and denominator is multiplied or divided by the non-zero number। यानी कि इक्विवेलेंट नंबर्स क्या होते हैं, जब हम रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि p और q को कोई सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, उसे हम कहेंगे रैशनल नंबर। लेकिन वो जो नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी नंबर चलेगा लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मल्टीप्लाइड और आएगा, नॉट ऑफ और आएगा। ओके, तो अगर अभी डिवाइड बोलोगे तो डिवाइड यानी कि एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं 3 को डिवाइड करूंगी, यहाँ पे 3/12 है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं 2 से डिवाइड करूंगी। जो दोनों p और q है वो एग्जैक्टली डिवाइड होने चाहिए तो ही इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिलेगा। ओके, और मल्टीप्लाई करने में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको इससे ही मल्टीप्लाई करना है या उससे, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या है, अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो जो हमें रैशनल नंबर मिलेगा वो होगा उस रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ये हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में भी पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो तो। अगर आपको कॉन्सेप्ट एक बार देखना है तो आप चैप्टर 2 एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी यहाँ पे एग्जांपल देखो 4/5। तो 4/5 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने सेम नॉन जीरो नंबर यानी कि 5 से मल्टीप्लाई किया, तो जो आंसर मिला 4 into 5/5 into 5, तो 4 into 5 20 upon 5 into 5 25, तो 20/25। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 4/5 and 20/35 are equivalent rational numbers। ओके, अभी सेकेंड एग्जांपल देखो 3/12। अभी 3/12 को अगर हमें डिवाइड करना है तो कोई ऐसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करना होगा जो 3 और 12 को एग्जैक्ट डिवाइड करता है, यानी कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए और आंसर पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड कर लिया 3 से, 3 डिवाइड बाय 3 अपॉन 12 डिवाइड बाय 3, 3 डिवाइड बाय 3 1 अपॉन 12 डिवाइड बाय 3 3, तो आंसर आ गया 1/3। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं 3/12 and 1/3 are equivalent rational numbers। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। अभी रैशनल नंबर्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, when the HCF of numerator and denominator is 1, यानी कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अगर 1 है तो उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर है वो सेम है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन से। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जांपल्स है 2/3। 2/3 का कोई भी फैक्टर 1 ही है, यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। फिर 7/9,
6/13। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF और GCD 1 ही है। ओके, अभी यहाँ पे है एक एग्जाम्पल दिया गया है, राइट 28/63 इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि 28 और 63 का HCF 1 आए ऐसा हमें एक लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों नंबर को 7 से डिवाइड कर देंगे। 28 डिवाइड बाय 7 और 63 डिवाइड बाय 7। तो 28 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा 4 और 63 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा 9। अभी ये 4 और 9 का HCF क्या है, HCF या फिर GCD दोनों बोल सकते हैं, क्या है, 1 है। इसीलिए हम लोग लिखेंगे 4/9 is the standard form of 28/63। ओके, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। अभी हम लोगों को कई बार क्या बोलते हैं कि हमें कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में x अमाउंट ऑफ रैशनल नंबर्स फाइंड करने बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, कन्वर्ट द रैशनल नंबर टू रैशनल नंबर्स विद सेम डिनोमिनेटर्स। ओके, तो एंड देन राइट द रैशनल नंबर्स बिटवीन बोथ द रैशनल नंबर्स। आई नो ये कंफ्यूजिंग हो रहा है कि भाई क्या दो रैशनल नंबर्स के भी बीच में हमें रैशनल नंबर्स क्यों फाइंड करने हैं। तो मैं इसको सिंपल दिखा देती हूँ कि राइट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 एंड 4/5। अभी हमें 3/7 और 4/5 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो मैं क्या करूंगी, इसके जो डिनोमिनेटर्स है उसको सेम करूंगी, यानी कि 7 और 5 ये दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, LCM फाइंड करूंगी। LCM आएगा 35। तो मुझे 3/7 का अगर डिनोमिनेटर 35 चाहिए तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो मैंने कर दिया, तो मुझे क्या मिला, 15/35। एंड अभी 4/5 का अगर मुझे डिनोमिनेटर 35 चाहिए तो मुझे दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे मिल जाएगा 28/35। ओके, अभी 15/35 और 28/35 इन दोनों नंबर्स के बीच में हम लोग आराम से रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं, राइट। तो हमें कोई भी 3 जो आपको पसंद आए वो लिख लेना है। अभी यहाँ पे मुझे 3 पसंद आए, 17/35, 18/35 और 19/35, तो मैंने लिख दिया। अगर आप एग्जाम में ये मेथड फॉलो करोगे और आप कोई भी 28/35 और 15/35 के बीच में कोई भी 3 रैशनल नंबर्स लिखोगे तो एग्जामिनर को कोई हक नहीं है कि आपको मार्क्स ना दे। वो मार्क्स आपके हक के हैं और उस मार्क्स के लिए आप लड़ सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया any 3 rational numbers between 15/35 and 28/35 are 17/35, 18/35 and 19/35। ओके, आई होप आपको क्लियर है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में भी एक रैशनल नंबर या x अमाउंट ऑफ रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करने। सिंपल है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का LCM फाइंड करो। LCM फाइंड करने के बाद जो रैशनल नंबर्स मिले उसके बीच के रैशनल नंबर्स लिखो। और कभी कभी ऐसा हो कि मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स तो सेम कर दिए, लेकिन जो दोनों के बीच में रैशनल नंबर है 3, लेकिन मुझे फाइंड करने हैं 5। तो जो न्यूमरेटर्स और जो डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद जो नंबर आया उसे कोई भी रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और फिर जो दो रैशनल नंबर मिले उसके बीच के रैशनल नंबर लिख दो तो भी हो जाएगा। ओके, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे 15/20, 15/35 और 28/35 मुझे मिले, लेकिन अभी यहाँ पे मुझे फॉर एग्जांपल
3 की जगह अगर मुझे 3 की जगह 15 रैशनल नंबर्स लिखने बोले होते तो मेरे 15 रैशनल नंबर्स तो आएंगे नहीं, क्योंकि 16/35, 17/35 से लेकर 27/35 तक सिर्फ 12 रैशनल नंबर्स होंगे, राइट? 15 नहीं आएंगे। तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। So that will be 30/70 and 56/70। अभी इन दोनों के बीच में मैं आराम से 15 रैशनल नंबर्स लिख सकती हूँ, राइट? तो ऐसे करना है। अगर आपको डिनोमिनेटर सेम करने के बाद भी इनफ रैशनल नंबर्स नहीं मिल रहे हैं तो आप उसे कोई भी रैंडम 2 या 3 नंबर या किसी भी रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई करके उन दोनों रैशनल नंबर के बीच के रैशनल नंबर्स लिख दो। सिंपल, ओके? आई नो ये बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि मैं जब 7th में थी तब इस चीज में मेरा दिमाग जो खराब हुआ था उसकी बात मत पूछो, लेकिन अगर आप ट्राई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अभी ये चीज तो ऐसी है ना कि हर बच्चा बोलता है, क्यों रिप्रेजेंट करना है हमें भाई, वो बेचारा ऐसे ही अच्छा है, नंबर लाइन पे क्यों रिप्रेजेंट करना है? लेकिन हमें तो सिलेबस में है तो हमें ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा और कोई छुटकारा नहीं है, वरना तो हमारे सर या मैम है वो तो मार्क्स काटने वाले हैं। इसीलिए इसे पढ़ना इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में 2-2, 3-3 मार्क्स के भी कभी कभी आ जाते हैं, तो हमें सीखना जरूरी है। अभी फर्स्ट यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, रिप्रेजेंट 3/4 ऑन अ नंबर लाइन। तो ये कौन सा फ्रैक्शन है? ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट? और प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में होते हैं, ठीक है? तो मैं क्या करूंगी, एक बड़ी सी नंबर लाइन ड्रॉ करूंगी, ओके? यहाँ पे थोड़ा इसे एक्सटेंड करते हैं। ये है 0 और ये है 1। अभी जो रैशनल नंबर है हमारा वो क्या है, प्रॉपर है, यानी कि 0 और 1 के बीच में है। अभी जितने नंबर जो नंबर डिनोमिनेटर में ना उतने पार्ट्स करने हैं, तो नंबर क्या है 4, तो 4 पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ओके? आई नो ये इक्वल नहीं है, लेकिन एग्जाम टाइम में आपको इसे इक्वल रखना है। अभी ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, इतना, ये क्या है, ये 1/4 है। फिर ये सेकेंड पार्ट है, ये है 2/4, और ये थर्ड पार्ट है, ये 3/4। यानी कि आपको बेसिकली 0 के बाद 1, 2, 3 लिख देना है और अपॉन 4 लिख देना है। अभी हमारा मैच क्या हो रहा है, 3/4 और यहाँ पे 3/4, तो बस इसे मार्क कर दो, ऐसा बॉक्स बना दो, या अगर कलर पेंसिल है तो इसे शेड कर दो, कुछ कर दो और इसे रिप्रेजेंट कर दो, ओके? अभी फॉर एग्जांपल कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ओके? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या मिक्स्ड फ्रैक्शन है, चलो हम लोग ले लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन 1 होल 1/2, ओके? तो ये जो 1 होल है यानी कि 1 तो पूरा ही है, यानी कि, और उसके बाद आधा, यानी कि ये 1 और 2 के बीच में आएगा। तो एक लाइन ड्रॉ करो, ये है 0, ये है 1 और ये है 2। अभी ये हमारा किसके बीच में आएगा, 1 और 2 में, क्योंकि इसे हम लोग कैसे बोलते हैं, 1 होल 1/2, यानी कि एक पूरा है उसमें और 1/2, तो ये एक पूरा और 1/2, तो इसे हम कितने सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, 2 सेक्शन में। ये कर दिया इक्वल सेक्शन से, और ये हो गया 1/2, ठीक है? तो
ही हमारा है 1/2, ये हो जाएगा एक्चुअल में 1 होल 1/2, क्योंकि ये एक तो पूरा ही है उसमें और 1/2 है, इसलिए ये है 1 होल 1/2, इसीलिए हम इसे मार्क कर देंगे। ओके, तो जो रैशनल नंबर को एक्चुअल में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बहुत इजी होता है। जस्ट द थिंग इज कि वो हमारे लिए एकदम नया है, हमने कभी किया नहीं है, इसीलिए हमें डिफिकल्ट लगता है। लेकिन अगर आप शांति से समझोगे तो इट डजंट मैटर। अभी पढ़ेंगे फाइनली ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स। आई नो हर बच्चा इसी पार्ट के लिए बेताबी से वेट कर रहा है, क्योंकि जनरली इसमें सबके लोचे होते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। पहले सीखेंगे एडिशन, फिर सीखेंगे सब्ट्रैक्शन, फिर सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। लेकिन एक चीज याद रखना कि जो रैशनल नंबर्स के ऑपरेशन होते हैं ना, वो फ्रैक्शन से सेम होते हैं, डिट्टो सेम। बस फर्क होता है कि यहाँ पे नेगेटिव रैशनल नंबर्स भी आ सकते हैं, बाकी सेम होता है। एलसीएम फाइंड करना है, लाइक फ्रैक्शंस में एलसीएम फाइंड नहीं करना है, अनलाइक फ्रैक्शंस में एलसीएम फाइंड करना है। ये पूरी जो कॉन्सेप्ट है या पूरा जो प्रोसेस है वो सेम होता है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल है 2/5 प्लस 1/5। अभी ये दोनों फ्रैक्शंस क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है, डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा कॉमन और न्यूमरेटर का हो जाएगा एडिशन। तो 2 + 1/5, 2 + 1 कितना है 3, तो आंसर आ गया 3/5। ओके, अभी जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है 2/5 प्लस 3/8, यानी कि जो ये डिनोमिनेटर है ये डिफरेंट है, तो पहले डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा 5 × 8 40। अभी अगर 2/5 का डिनोमिनेटर मुझे 40 चाहिए, तो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगी। 2 × 8 = 16 और 5 × 8 = 40। अभी 3/8 का अगर मुझे डिनोमिनेटर 5 चाहिए, तो मैं दोनों नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो दैट विल बी 3/5 3 × 5 15 अपॉन 8 × 5 40। ओके, अभी मुझे मिल गया 16/40 प्लस 15/40। अब ये जो डिनोमिनेटर्स है वो सेम है, तो ये कॉमन आएंगे, यानी कि 40, और न्यूमरेटर्स का एडिशन हो जाएगा, that will be 16 + 15। 16 + 15 हो जाएगा 31/40, तो हमारा आंसर आ गया 31/40। बोलो, फ्रैक्शंस की तरह ही है ना, सेम प्रोसेस है। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन 7/10 - 4/10, तो ये दोनों लाइक है, डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा और न्यूमरेटर्स का सब्ट्रैक्शन होगा। तो 7 - 4/10, 7 - 4 3 और अपॉन 10, तो आंसर मिल गया 3/10। अभी सेम यहाँ पे जो हमारा एलसीएम है, जो यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर्स है वो डिफरेंट है, तो इन दोनों के एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा, 11 × 13। क्यों, क्योंकि ये दोनों कोप्राइम नंबर्स है, तो दैट विल बी 143, राइट। अभी अगर मुझे 7/11 का डिनोमिनेटर 143 चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, 13 से मल्टीप्लाई करूंगी। 7 × 13 will be 91 and 11 × 13 will be 143। अभी 4/13 क्या है, इसे मुझे अगर इसका डिनोमिनेटर 143 चाहिए, तो 11 से मल्टीप्लाई करूंगी दोनों को, तो 4 × 11 44/13 × 11 ऑब्वियसली 143। तो अभी हमें क्या मिल गया, 91/143 - 44/143। ओके, अभी सिंपल है ये, तो लाइक फ्रैक्शंस जैसा हो गया, डिनोमिनेटर कॉमन होगा और न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन, तो 91 -
44 अपॉन 143. ओके, अभी 91 माइनस 44 कितना हो जाएगा? That will be 47 upon 143. ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी एकदम सेम है, डिट्टो सेम है. तो a इंटू a अपॉन b इंटू c अपॉन d इज इक्वल टू a इंटू c इंटू b इंटू d. ओके, जस्ट थिंग इज कि अगर आपका कहीं पे भी रिड्यूस हो रहा है तो आप रिड्यूस कर सकते हो, और रिड्यूस नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो. अभी फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे हमें रिड्यूस करने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा, तो दैट विल बी 4 इंटू 3 अपॉन 7 इंटू 8. 4 इंटू 3 विल बी 12 और 7 इंटू 8 विल बी 50. तो यहाँ पे हमें रिड्यूस करने को मिल रहा है 4 और 8. 4 निकल जाएगा और 8 की जगह आ जाएगा 2. तो 4 और 4 की जगह आएगा 1. तो दैट विल बी 1 इंटू 3 अपॉन 7 इंटू 2. 1 इंटू 3 3 अपॉन 7 इंटू 2 14. सो द आंसर इज 3 अपॉन 14. सिंपल. फ्रैक्शंस, रैशनल नंबर जो है वो फ्रैक्शंस ही है, बस रैशनल नंबर नेगेटिव होते हैं और फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होते. अभी डिवीजन है a अपॉन b इंटू c अपॉन d. c अपॉन d का क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल. दैट विल बी a अपॉन b इंटू d अपॉन c, दैट इज a इंटू b अपॉन b अपॉन c, b इंटू c. तो यहाँ पे भी 4 अपॉन 9 डिवाइड बाय -5/7. -5/7 का होगा रेसिप्रोकल, यानी कि डिवीजन के साइन के बाद जो भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल होगा. तो 4/9 डिवाइड बाय 4/9 इंटू 7/-5. यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट 4 इंटू 7 अपॉन 9 इंटू -5. 4 इंटू 7 विल बी 28 और 9 इंटू -5 प्लस माइनस माइनस, तो -45. तो हमारा आंसर आ गया 28 अपॉन -45. तो आप लोगों को अभी रियलाइज हो रहा है कि भाई फ्रैक्शंस का और रैशनल नंबर्स का सारे ऑपरेशंस सेम है. तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी के थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए. अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -4/5 एंड -2/3. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना. तो हम लोगों ने क्या सीखा था? सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करेंगे और डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे. तो -4/5 इंटू 3, क्योंकि एलसीएम 15 है, -4 इंटू 3 माइनस प्लस माइनस, तो -12 अपॉन 15 और -2 अपॉन 3 इंटू 5. -2 इंटू 5 -10 अपॉन 3 5 15. अभी देखो, मैं जो प्रॉब्लम बोल रही थी ना, यहाँ पे आई. अभी -12 अपॉन 15 और -10 अपॉन 15, इन दोनों के बीच में एक ही रैशनल नंबर आता है जो है -11 अपॉन 15. तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो दैट इज इक्वल टू -12 इंटू 2 -24 अपॉन 30 एंड -10 इंटू 2 -20. तो
अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं लेती हूँ 4, तो -12 इंटू 4, 15 इंटू 4, -10 इंटू 4 और 15 इंटू 4। तो -12 इंटू 4 विल बी -48/60 और -10 इंटू 4 विल बी -40/60। अभी इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर्स है? 7 रैशनल नंबर्स है, तो इसमें से कोई भी 5 लिख सकते हैं। तो मैं लिखती हूँ -41/60, -42/60, -43/60, -44/60 एंड -45/60। ओके, तो इस तरह से हम लोग कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में x नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन है, गिव 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू -2/7। अभी -2/7 को है वो हमको दोनों को या तो कोई सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या तो कोई सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, लेकिन वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन -2/7 को -2 और 7 को ऐसे कोई सेम नंबर से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते कि हमारा डिवीजन जो हो वो एग्जैक्ट हो, कोशेंट एग्जैक्ट आए, इसलिए हम लोग रैंडमली मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से, तो -2 इंटू 2 दैट विल बी -4/7 इंटू 2 14। फिर मैं -2/7 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो -2 इंटू 3 -6 और 7 इंटू 3 21। फिर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो -2 इंटू 4 -8 और 7 इंटू 4 28। अभी 5 से मल्टीप्लाई, -2 इंटू 5 इज इक्वल टू -10 और 7 इंटू 5 35। तो 4 रैशनल नंबर्स मिल गए जो इक्विवेलेंट है। तो द 4 rational numbers equal to equivalent to -2/7 are -4/14, -6/21, -8/28 and -10/35। ओके, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है, फाइंड द सम ऑफ -3/-11 प्लस 5/9। ओके, तो -3/-11 ये साइन क्या है? सेम है, यानी कि ये एक्चुअल में पॉजिटिव ही है क्योंकि माइनस की साइन कैंसिल आउट हो सकती है। दिस विल बी 3/11 प्लस 5/9। सबसे पहले एलसीएम होगा 11 और 9 का 99। तो 3/11 में अगर डिनोमिनेटर 99 चाहिए तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 9 27, 9 इंटू 11 इंटू 9 99। फिर 5/9 में अगर डिनोमिनेटर 11 चाहिए तो 99 चाहिए तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 11 55, 9 इंटू 11 99। अभी 27/99 प्लस 55/99, 99 कॉमन और न्यूमरेटर का एडिशन, तो 27 प्लस 55/99 दैट विल बी 82/99। अब ट्राई करते हैं सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ है,
फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3/7 into -2/5। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कुछ भी कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो इसको नॉर्मल a into c अपॉन b into d करेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखना जरूरी है, इसलिए 3/7 into -2/5 is equal to 3 into -2 upon 7 into 5। 3 into -2 -6 और 7 into 5 35। तो आंसर आ गया -6 upon 35। अभी फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 upon 13 डिवाइड बाय -4/65, राइट। तो डिवीजन के बाद जो भी नंबर है उसका होगा रेसिप्रोकल। तो 3 upon 13 डिवाइड बाय -4 upon 65 is equal to 3 upon 13 into 65 upon -4। 13 और 65 कट हो सकते हैं क्योंकि 13 into 1 13 और 65 is equal to 13 into 5, तो 5। तो 3 5 15 upon -4। तो इसको अगर आप लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, और ना कन्वर्ट करना चाहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे वीडियो का एंड है। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।